हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम फ्रेंड्स बेसिक स्ट्रक्चर और उसके रिलेटेड जितने भी केस हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है और ये कहाँ से आया, आखिर संविधान में इसका वर्ड का मेंशन है या नहीं, वो सारी चीज़ हम एक करके देख लेते हैं। जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पार्लियामेंट के द्वारा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाता है, लॉज बनाए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू नया एक्ट पास होता है और ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक अधिकार दिया गया है। बट जब एक पार्लियामेंट कोई लॉज बनाती है और उसको प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट करके पास कर दिया जाता है, अगर वो लॉज किसी के फंडामेंटल राइट या और किसी लॉज का कंट्राडिक्ट करती हो, कंट्रावेंशन करती हो, उसको रिव्यू करने के पावर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। और ये आर्टिकल किसके तहत आता है? तो ये रिव्यू करने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू करने का पावर होता है। तो इस तरह से कोई भी लॉज पार्लियामेंट बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है, अगर वो असंवैधानिक हो, किसी फंडामेंटल राइट को ब्रेक डाउन करता है, स्ट्रक डाउन करता है, तो उस लॉज को भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती है। उसको खत्म करने का अधिकार, उसको इनवैलिड या नल या वॉइड करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के तहत आता है। तो आप फ्रेंड्स सोचे हो कि हाई कोर्ट के पास क्या है? तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है जुडिशियल रिव्यू का 226 आर्टिकल के तहत, अनुसूची 226 के तहत। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकिन कौन करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। संसदीय जो भारत की है, पार्लियामेंट है, संसद, वही करती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करती है। और जो पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज और अमेंडमेंट करने का, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो बियॉन्ड नहीं है। और जो रिव्यू करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत ही आता है। तो सर्वप्रथम बेसिक स्ट्रक्चर उद्भेदन कहां से हुआ? तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि ये सर्वप्रथम यूज पहली बार सज्जन सिंह केस वर्सेस राजस्थान में प्रथम बार जस्टिस मधोलकर के द्वारा ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यूज किया गया। और पहली बार ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कॉर्नवेलिस के द्वारा, कॉर्नेलिस जो सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं पाकिस्तान के, उनके द्वारा किया गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट द्वारा एक अमेंडमेंट करके जो सुप्रीम कोर्ट की फीचर होती है, फंडामेंटल फीचर है, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाती है, उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। उसके ही जजमेंट में ये कॉर्नेलिस ने बोलते हैं कि जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं कि ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कुड नॉट अल्टर द फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो फीचर है, फंडामेंटल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट खत्म नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, अब्रिगेट नहीं कर सकते हैं। वहीं से ये बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी इंडिया में इमर्ज होकर आता है। उस केसेस को बेसिस लिया जाता है और जस्टिस मधोलकर के द्वारा प्रथम बार यूज किया जाता है। तो क्या ये भारत संविधान में मेंशन है? नहीं, देयर इज नो मेंशन ऑफ द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर। और
लेकिन जैसे जैसे केस टाइम बाय टाइम आते गए, बहुत सारे मेनी केसेस आज आते गए इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके तहत बहुत सारे थ्योरी इमर्ज के आए और बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन निकल कर आए जो यहाँ के डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के बचाने के लिए थे और इंडियन के जो राइट और लिबर्टी ऑफ पीपुल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थे। यही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। और सर्वप्रथम ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यूज किस केस में किया गया? जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट तो लिया गया, लेकिन सर्वप्रथम यूज केशवानंद भारती 1973 में किया गया। तो केसेस देख लेते हैं हम एक एक करके कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की केसेस कौन कौन केसेस में यूज हुआ था। तो ये इवोल्यूशन कहाँ से हुआ बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट का? तो सर्वप्रथम शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बिहार के शंकरी प्रसाद रहते हैं, जमींदार रहते हैं, उनका राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार रहता है, लेकिन जो लैंड रिफॉर्म किया जाता है उसके तहत इनका अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने 368 के तहत वो पावर ले लेती है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करती है, जो फंडामेंटल राइट का हनन है, जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है उसका हनन है। और शंकरी प्रसाद केस में ही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट का पावर है कि आर्टिकल 368 के तहत कि वो अमेंड कर सकती है, कोई भी लॉज और रेगुलेशन पास कर सकती है। और लेकिन इस केस में पार्लियामेंट के जजमेंट को वेरीफाई करती है, पार्लियामेंट के अमेंडमेंट को वेरीफाई करती है और सही बताती है और बोलती है कि जो आर्टिकल 13 है जो ऑर्डिनरी लॉज के लिए है उसके लिए अप्लाई होता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि कोई भी लॉज अगर फंडामेंटल राइट को कंट्रीब्यूट करता है तो उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड और स्ट्राइक डाउन कर सकती है आर्टिकल 13 के तहत। लेकिन शंकरी प्रसाद केस में पार्लियामेंट के अमेंडमेंट को वैलिड किया जाता है और बोला जाता है कि जो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया गया है वो आर्टिकल 13 के तहत रिव्यू में नहीं आता है, ये केवल ऑर्डिनरी लॉज के लिए अप्लाई है, नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के लिए। फिर उसके बाद सज्जन सिंह का केस आता है। सज्जन सिंह का केस तो रियली में ये इंस्पेक्टर जनरल रहते हैं, बनाए जाते हैं आईजी के द्वारा, लेकिन इस केस में भी फंडामेंटल राइट, क्योंकि इनको नौकरी से हटा दिया जाता है और उस समय ही ये जो 7th अमेंडमेंट किया जाता है, जो 9 शेड्यूल और 31 आर्टिकल 31 और ए और 31 बी ऐड किया जाता है, जिसमें इमोटेबल बता जाता है कि कोई भी लॉज और रेगुलेशन अमेंडमेंट पास करके 9 शेड्यूल में और आर्टिकल 31 और 13 बी के तहत रख दिया जाता है, उस पर कोई भी सरकार अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। तो इस तरह से सज्जन सिंह केस वर्सेस राजस्थान में इमर्ज होकर आता है कि पार्लियामेंट कोई भी पार्ट को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट का इश्यू आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, और उसी समय 9 शेड्यूल पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जाता है और आर्टिकल 31 ए और 13 बी ऐड किया जाता है और बोला जाता है कि कोई भी अमेंडमेंट करके अगर इस आर्टिकल के तहत और शेड्यूल 9 में रख दिया जाएगा तो उसको कोई भी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है, रिव्यू का पावर ले लिया जाता है। तो इस तरह से इस केस में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है और कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है कि कोई भी एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। बट ये दो डिसेंट जजमेंट इसमें आते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एक मेजोरिटी पार्टी का प्ले थिंग हो जाएंगे, क्या उस पर खिलवाड़ कर सकती है? सबके लिए आसान चीज हो जाएगा कि किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट ले लिया जाएगा मेजोरिटी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अमेंडमेंट कर कर। तो एक नया डिसेंट जजमेंट इसमें इमर्ज होकर आता है। उसके बाद गोलकनाथ केस में सज्जन सिंह केस भी
पार्लियामेंट अमेंडमेंट को वैलिड करता है, लेकिन दो डिसेंट जजमेंट निकल कर आता है कि फंडामेंटल राइट जब सिटीजन का जो पार्लियामेंट ले सकती है कि ऐसा, ये डिसेंट जजमेंट देती है, लेकिन इस पर कुछ बाहर नहीं देते, बाहर कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद गोलकनाथ केस आता है 1967 में। गोलकनाथ केस जो दो जजमेंट दिया रहता है उसको रिवर्स करते, उसको पलटने की कोशिश किया जाता है और बोला जाता है कि हाँ, पार्लियामेंट कोई भी एक्ट और रेगुलेशन पास करके, अमेंड करके कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, और जो आर्टिकल 13 के तहत आता है और पार्लियामेंट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, और ये ऑर्डिनरी है, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1368 ये इंफीरियर है, और पार्लियामेंट का पावर, अमेंडमेंट करने का पावर वो आर्टिकल 368 के तहत सुप्रीम है, और उस पर कोई भी एक्ट और लॉज बना सकती है, इंक्लूडिंग वो फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकती है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट को चेंज करने का पावर है वो अब्सोल्यूट नहीं है, और ये फंडामेंटल राइट है, इसमें एक डिसेंट नोट और बोला जाता है कि ये ट्रांसडेंटल पोजीशन है, इम्यूनिटेबल पोजीशन है, मतलब ये पवित्र है, इस पर चेंज नहीं किया जा सकता है। एक ऑर्डिनरी अमेंडमेंट के तहत इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है फंडामेंटल राइट को। बोलती है कि हाँ, अधिकार तो है पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत कि चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन वो अब्सोल्यूट नहीं है, और वो फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ट्रांसडेंशल है और इम्यूटेबल है, मतलब उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इस पर गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को सेटबैक लगता है, जो पार्लियामेंट सुप्रीम दिखाने की कोशिश की जाती है उसको एक सेटबैक लगता है। और बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा पीपुल के जो पर्सन को जो फंडामेंटल राइट है, राइट दिए गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जो ये राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और गोलकनाथ केस कहां से इमर्ज होकर आता है, ये भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये गोलकनाथ केस वर्सेस पंजाब इमर्ज होकर आता है कि गोलकनाथ का जमीन 500 एकड़ जमीन रहता है, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के तहत प्राइवेट प्रॉपर्टी रहता है, और सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक लैंड रिफॉर्म लाकर इनके जमीन को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करने की कोशिश करती है। तो ये फंडामेंटल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ केस में सरकार पर आईना दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाती है, लेकिन एक अब्सोल्यूट पावर को रोकने की कोशिश की जाती है। इससे बाद में इंदिरा गांधी रिवर्स करने की कोशिश की जाती है और अमेंडमेंट करती है, और उसमें 24वां अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 26th अमेंडमेंट, ये 24th अमेंडमेंट में बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है वो कोई भी किसी भी चीज को अमेंड कर सकती, एनीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज अमेंडमेंट 24वां में किया जाता है 24th में, कि जो पार्लियामेंट लॉज बनाएगी वो प्रेसिडेंट के पास साइन करने का पास जो एसेंट के लिए जाएगा उससे ऑब्लिगेटरी बना देती है, कंपल्सरी बना देती है। तो आप सोच सकते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम होने की यहाँ कोशिश की जाती है 24वां अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद 25वां अमेंडमेंट उसी साल आता है, और इसमें जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, गोलकनाथ केस में एक जजमेंट जो रिवर्स करने की कोशिश की जाती है, सरकार के खिलाफ जाती है, चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसमें 25वां अमेंडमेंट में कहती है कि हम फंडामेंटल राइट को भी कर्टेल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। जो राइट के प्रॉपर्टी है इसको कर्टेल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म लाने होते हैं,
और फिर 25वें अमेंडमेंट में कहा जाता है कि एनी लॉ, कोई भी लॉ जो डीपीएसपी आर्टिकल 39 बी और सी के तहत बनाए जाते हैं उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि वो हमारे राइट को वायलेट करते हैं। जो राइट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के तहत है और आर्टिकल 31 के तहत है, उसके तहत वायलेट नहीं किए जा सकते हैं, उसको चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। इस 25वें अमेंडमेंट के द्वारा ये इंदिरा गांधी के द्वारा जो डीपीएससी में चेंज करना चाहती है, जो लैंड रिफॉर्म एग्रीगेरियन रिफॉर्म लाना चाहती है, उसके थ्रू ये अमेंडमेंट कर गोलकनाथ केस में के बाद वो रिवर्स करने की पार्लियामेंट के द्वारा कोशिश की जाती है, चेंजिंग करने की जो कोशिश की जाती है, इवन की सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी कर्टेल करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद केशवानंद भारती केस इमर्ज होकर आता है। केशवानंद भारती के मठ के मठाधीश रहते हैं, महंत रहते हैं और इनका जो बहुत सारे जमीन है केरला में, उसको सरकार, वहाँ की सरकार अमेंड करने की कोशिश करती है लैंड रिफॉर्म के तहत। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 26 के हवाला देकर। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति को रिलीजियस अफेयर्स में, पर्सनल अफेयर्स में, रिलीजियस अफेयर में, पर्सनल रिलीजियस अफेयर में पार्लियामेंट का अधिकार नहीं है कि वो चेंज नहीं कर सकती है, जो पर्सनल रिलीजियस अफेयर है, और गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है इंटरफेयर करने का। लेकिन पार्लियामेंट बोलती है कि हम तो वहां जमीन का मैटर है, प्रॉपर्टी का मैटर, हम रिलीजियस अफेयर चेंज नहीं करना चाहते हैं। इसके थ्रू केशवानंद भारती जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और उसी केस में एक लैंडमार्क जजमेंट आता है और इस केस में देखा जाता है कि क्या पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट करने के पावर है, अल्टर करने के पावर है, वो किसी फंडामेंटल राइट को ले सकती है या चेंज कर सकती है, खत्म कर सकती है। क्या ये अनलिमिटेड पावर है क्या पार्लियामेंट के पास? ये कोई भी पावर को डिस्ट्रॉय कर सकती है अमेंडमेंट के थ्रू, फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो इस केसेस में 7-6 का जजमेंट आता है, 13 जज बैठते हैं इस कमेटी में और 7-6 से जजमेंट आता है और इसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इमर्ज होकर पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और जो कहा जाता है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है ऑल दो नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी अब्रोगेटेड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बोला जाता है कि कोई भी पार्ट हो इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट भी, वो पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर से बियॉन्ड नहीं है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 368 के तहत जो आता है। और ये भी बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है और ये दोबारा संविधान नहीं लिख सकती है। दोबारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी संविधान नया संविधान लिख देगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत पड़ेगी और नया संविधान जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर नहीं लिखा जा सकता है। हमारी एक मूल भावना है, संरचना है भारत के संविधान, एक मूल स्वरूप है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में निकलकर सामने आता है पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर और जो अमेंडिंग पावर है उसको लिमिटेड किया जाता है और उसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का रूप दिया जाता है और उस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया जाता है जो अमेंडमेंट किसी फंडामेंटल राइट या बियॉन्ड दी पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर हो उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है जुडिशियल रिव्यू के तहत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत। उसके बाद
इंदिरा नेहरू गांधी केस आता है राजनयन के केस में। ये राजनयन रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और इंदिरा गांधी के द्वारा उस चुनाव में बहुत सारी सरकारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यूज किया जाता है 1975 में। और इसमें 39th अमेंडमेंट किया जाता है जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो अमेंड किया जाता है इमरजेंसी पीरियड में। इसमें बोला जाता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के स्पीकर हो, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर, वो जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं आते हैं, आर्टिकल 32 के तहत नहीं आते हैं। 39th अमेंडमेंट के तहत कहा जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा, क्योंकि ये चुनाव का इनका एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है इलेक्शन पर राजनयन के केस में। तो ये हारती हुई देखकर इंदिरा गांधी यह अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करती हैं और इंदिरा गांधी के पावर ले लिया जाता है, प्रोसिक्यूट कर लिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के बेसिस पर। उसके बाद मिनरवा मिल्स केस आता है 1980 में। इसमें भी जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इमर्ज होकर आता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को और मजबूत करने की कोशिश किया जाता है इस वर्डिक्ट में। और इसमें कहा जाता है कि जो 42 अमेंडमेंट 1976 में जो की गई है, 2 चेंजेस संविधान में किया गया है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं संविधान में और उसको स्ट्राइक डाउन करने की सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया जाता है, कोशिश की जाती है। और इसमें ही एक कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द पार्लियामेंट्री सुप्रीम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, नहीं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो इसमें एक सुप्रीमेसी का फंडा निकल कर आता है मिनरवा मिल केस में, जिसमें पार्लियामेंट के पावर को कर्टेल किया जाता है, एक रिव्यू किया जाता है। और ये भी 2 फीचर ऐड किए जाते हैं कोर्ट में, जो वर्डिक्ट दिया जाता है कि जुडिशियल रिव्यू और जो बैलेंस है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के बीच, वो सामंजस्य बैठाना चाहिए दोनों चीज़ों को। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट पर डीपीएसपी हावी हो जाए और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट पर हावी हो जाए, दोनों में बैलेंस बैठाना जरूरी है। क्योंकि डीपीएसपी के तहत इंदिरा गांधी फंडामेंटल राइट को खत्म करने के, हनन करने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है। तो उसको एक तरह से जजमेंट में कहा जाता है मिनरवा मिल्स केस में। और जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में शामिल किया जाता है। और जो कहा जाता है कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है। तो इस तरह से मिनरवा मिल्स केस में डीपीएसपी इमर्ज होकर आता है, जुडिशियल रिव्यू और लिमिटेड अमेंडिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन का है, एक जुडिशियल रिव्यू के फीचर में ऐड किया जाता है। उसके बाद बमन राव केस में आता है जो 1981 में आता है। सुप्रीम कोर्ट अगेन रिट्रेट करती है और बोलती है कि जो केशवानंद भारती में जजमेंट दिया जाता है, उसके पहले जो भी केसेज हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन उसके बाद जो केसेज आए हैं उसको स्क्रूटनी किया जा सकता है। जो बमन राव केस में कहा जाता है कि 9th शेड्यूल जो लेकर आए हैं केशवानंद भारती के पहले, वो वैलिड रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो केसेज आएंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और जो भी आर्टिकल 31 के बी के तहत ऐड किया जाता है, वो प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के तहत उसमें भी रिव्यू किया जा सकता है, 9th शेड्यूल को भी रिव्यू किया जा सकता है। और आर्टिकल 32 इसमें प्रोनाउंस किया जाता है कि कोई भी लॉज अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो आर्टिकल 13(2) के तहत अगर वो लॉ इनकंसिस्टेंट और एब्रोगेट करेंगे फंडामेंटल राइट को या कंट्रावेंशन करेंगे फंडामेंटल राइट को, तो उस अमेंडमेंट को
नल एंड वॉइड किया जा सकता है इस आर्टिकल के थ्रू। और ये भी कहा जाता है जो आर्टिकल 13B में जो इम्यूटेबल इम्यूनिटी प्रदान किया जा सकता है कि वो एबव नहीं है स्क्रूटनी से, उसको भी स्क्रूटनी या रिव्यू किया जा सकता है। तो इस तरह से 9 शेड्यूल और आर्टिकल 13(1)(b) और 13(2) का यूज करके इस पर रिव्यू पावर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के तहत बमन राव केस में बेसिक पावर डॉक्ट्राइन को बढ़ाने की कोशिश किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि और भी केसेज आए, जैसे इंदिरा साहनी केसेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है जो राइट टू अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 के तहत आता है। उसमें भी जो कोटा दिया जाता है ओबीसी को 27%, और ये भी बोला जाता है कि 50% से कोटा रिजर्व कोटा है उससे एबव नहीं जा सकता है। और जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट उभर के आता है इसी केस में आता है, वो सभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में जो रूल ऑफ लॉ शामिल किया जाता है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में शामिल कर लिया जाता है कि जो रूल ऑफ लॉ जो संविधान में मेंशन है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये इंदिरा साहनी केस में 1992 में आता है। एसआर बोमई केस भी आता है 1994। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा लिया जाता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो बाबरी मस्जिद के कांड होता है, जो विध्वंस होता है, उसके लेकर आता है। इसमें सेकुलर को जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन शामिल किया जाता है, जो जजमेंट दिया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में शामिल किया जाता है। और फिर जो प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 376 के तहत, 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत इसमें भी कहा जाता है कि फेडरल फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रेसिडेंट अपने मन से ही प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हैं, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लगाती है, जो कम्युनिटी लगाती है, जो पार्लियामेंट का ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट रूल अपने मन से किसी स्टेट पर नहीं लगा सकती है। उसके लिए कोई कारण भी, वैलिड कारण भी बताया जाएगा, तभी ये जजमेंट, ये प्रेसिडेंट रूल का वैलिड करा दिया जाएगा। उसको रिव्यू करने का भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र में आता है। इस तरह से सेकुलर और जो फेडरल फीचर है उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में शामिल किया जाता है। और भी बहुत सारे केसेस इमर्ज होकर आए, उसको भी देख लेते हैं। शंकरी प्रसाद जैसे बिहार का जमींदार है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 51 में सर्वप्रथम आता है, और डिसीजन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, और जो आर्टिकल 13 है वो ऑर्डिनरी लॉज के लिए है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो पार्लियामेंट के पावर है उसके तहत इनवैलिड नहीं किया जाएगा। जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के पावर है तो ये सरकार के फेवर में होता है, और कोई भी पार्लियामेंट के इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट भी एब्रीगेट कर सकती है, चेंज कर सकती है, रिमूव कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। सज्जन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि कोई भी रिएटेट किया जाता है कि एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। फिर गोलकनाथ में केस में कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। ये इम्यूटेबल है और ट्रांसेंडेंटल है, ये पवित्र है और ये ऑर्डिनरी नहीं है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट को। और केशवानंद भारती में बोला जाता है कि हाँ पार्लियामेंट तो सब चीज़ चेंज कर सकती है, एनी प्रोविजन चेंज कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकती है। जो केरला के महंत थे उसके जजमेंट में आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, ये आर्टिकल 26 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं रिलीजियस अफेयर के तहत, जिनका ये मठ का ज़मीन सरकार लेने की कोशिश करती है लैंड रिफॉर्म के तहत, लेकिन इसी जजमेंट में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन सर्वप्रथम निकल कर आता है। उसके बाद इंदिरा गांधी केस राजनयन के केस में है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का यूज किया जाता है। जो 39वां अमेंडमेंट किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा कि ये स्क्रूटिनी नहीं किया जा सकता इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और स्पीकर। तो इंदिरा गांधी केस में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं, आप पार्लियामेंट के किसी भी अमेंडमेंट को हम रिव्यू कर सकते हैं। फिर मिनर्वा मिल्स केस में आता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है
ये बेसिक स्ट्रक्चर के में आता है। और जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट है उसमें बैलेंस बैठाना भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में शामिल है। इस दोनों से एक दूसरे को छेड़छाड़ नहीं करके एक दूसरे को सुपीरियर साबित नहीं किया जा सकता है किसी अमेंडमेंट के थ्रू। दोनों में सामंजस्य बैठाना जरूरी है। क्योतो हॉलमन केस आता है जब इलेक्शन की बात आती है तो उसमें एक केस मेंशन किया जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें रूल ऑफ लॉ एडिट किया जाता है, जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाता है, इसमें बोला जाता है कि 50% से बियॉन्ड कोई भी पार्लियामेंट अमेंड करके उससे बियॉन्ड आरक्षण नहीं दे सकती है। ये रूल ऑफ लॉ में आता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का या सुप्रीम कोर्ट का। ये सर बुमई केस में आता है फेडरल फीचर, जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को लेकर कल्याण सरकार गिराई जाती है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस, जो सोशल जस्टिस या टीपीएसपी में चेंज किया जाता है, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी को लेकर। और जुडिशियल रिव्यू, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में शामिल किया जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का डिफिनीशन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेज में प्रोनाउंस होकर आए और जैसे जैसे केसेज बढ़ती गई उसके तहत बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया गया, उसके आधार को बढ़ाया गया। आयर केवलक केस वर्सेस तमिलनाडु में निकल कर आता है, जो 9th शेड्यूल डाला जाता है उसको बोला जाता है कि 9th शेड्यूल में कुछ भी डाल दो अमेंड करके, या 31(1)(a) और 31(b) में उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट को सुप्रीम दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन केवलक केस में वर्सेस तमिलनाडु में बोला जाता है 9th शेड्यूल भी ऐसा शील्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता है, उस पर भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो कुछ केसेज हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आते हैं उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होते हैं जो जजमेंट के थ्रू आए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट करके सुप्रीम दिखाई जाती है, उस पर स्ट्राइक डाउन किया जाता है और उसको इनवैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। और यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो फेडरल फीचर है या किसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं या कोई भी फेडरल चेंजेस किया जाता है, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आते हैं। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिविजुअल फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ बेसिक स्ट्रक्चर, जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का पावर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वलिटी, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, बमन राव केस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योतो हॉलमन केस, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लिमिटेड पावर निकल कर आता है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में शामिल किया जाता है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 36 के तहत, 142 के तहत, जो जजमेंट अयोध्या केस में आता है, 147 के तहत, ये रिव्यू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। और पावर ऑफ हाई कोर्ट का जो रिव्यू है 226 के तहत, 227 के तहत, उसके तरफ से रिव्यू करने का पावर है। और कोई भी लॉ और अमेंडमेंट अगर किसी प्रिंसिपल को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रिंसिपल को वायलेट करने की कोशिश की जाएंगी, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के थ्योरी पर स्ट्राइक डाउन करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास, स्ट्राइक डाउन करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, अगर वो किसी प्रिंसिपल को या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।